Hello students, welcome to class 9th, and as you know that we are continuing our chapter of history, first chapter of history, फ्रांसीसी क्रांति। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम जो है फ्रांस में हो रही क्रांति के विषय में जो है पढ़ रहे थे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आतंक राज के दौरान महिलाओं पर हो रहे अत्याचार। तो देखिए, ये जो आतंक राज का समय मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि जो ये समय था ये जैकोबिन क्लब के जो नेता थे रोबोस्पेयर, उसके शासनकाल को जो है आतंक राज का नाम दिया गया था। तो देखिए उस दौरान जो है महिलाओं पर किस तरह के जो अत्याचार हो रहे थे, ये देखिए। आतंक राज के दौरान सरकार ने जो है महिलाओं के क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर जो है प्रतिबंध लगाने का कानून बना दिया था। देखिए उस समय क्या था कि केवल पुरुषों को ही जो है सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए थे, महिलाओं के अधिकारों की ओर कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन देखिए, तो महिलाओं ने क्या किया, महिलाओं ने भी जो है पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी जो है पुरुषों के समान ही जो है क्लबों की स्थापना करनी शुरू कर दी, और जो है वो भी जो है अपनी राजनीतिक गतिविधियां जो है करती रहती थी। लेकिन जो आतंक राज के समय में जो है इन महिलाओं के इन क्लबों पर जो है इनको बंद करने के कानून बना दिए गए थे। प्रतिबंध लगाने वाले जो कानून हैं वो लागू कर दिए गए थे। कई जो है जानी मानी महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनमें से जो कुछ महिलाएं थी उनको भी जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो देखिए इस तरह के जो अत्याचार थे वो महिलाओं पर हो रहे थे। तो देखिए बच्चे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि क्रांतिकारी जो सरकार थी, जैसे जो जैकोबिन सरकार थी, उसके द्वारा जब रोबोस्पेयर को पनिशमेंट दे दी गई, उसको मतलब मृत्यु के घाट उतार दिया गया। उसके बाद देखिए जो सरकार के जो नए जो अधिकारी थे या जो नई सरकार चुनी गई थी, उनके द्वारा जो महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए क्या क्या जो कदम उठाए गए थे, कौन कौन से कार्य किए गए थे, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया था, सबसे पहले देखिए सरकारी जो विद्यालय हैं उनकी स्थापना की गई थी, और स्थापना के साथ ही जो है सभी लड़कियों के लिए जो स्कूली शिक्षा है वो अनिवार्य कर दी गई थी। अनिवार्य मतलब सभी को जो है स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया गया था। और पिता जो है उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जिन भी लड़कियों की जो शादी कर देते थे या उनको शादी करने के लिए बाध्य किया जाता था, ये मतलब ऐसे नियम कानून बना दिए गए कि किसी को भी जो है विवश नहीं किया जाएगा शादी करने के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है शादी को जो है स्वैच्छिक अनुबंध माना गया था, यानी कि ये अपनी इच्छा से जो अगर कोई बंधन में बंधना चाहे तो मतलब ये स्वैच्छिक अनुबंध मान्यता दे दी गई थी, और नागरिक कानूनों के तहत उनका जो है पंजीकरण किया जाने लगा। तो देखिए इस कानून में जो है तलाक की जो कानूनी इसके अनुसार जो है देखिए तलाक को भी जो है कानूनी रूप दे दिया गया था, यानी कि यदि कोई महिला पुरुष से तलाक लेना चाहे तो मतलब तलाक का भी प्रावधान कर दिया गया था। इसके बाद देखिए इस कानून के अनुसार महिला अब व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती है, कलाकार बन सकती है, और छोटे मोटे जो हैं देखिए मतलब व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी कि किसी भी चीज़ का जो है कोर्स वगैरह करना, या कलाकार जिस तरह से मान लीजिए नाटककार, संगीतकार, या कोई मतलब किसी पहले जो था उस समय महिलाओं के ऊपर बहुत अधिक प्रतिबंध लगाए जाते थे। केवल उन्हें जो है घर की सीमाओं में ही बांध कर रखा जाता था, घरेलू कामकाज के लिए उनको प्रेरित किया जाता था। लेकिन अब जो है नए जो कानून नियम बनाए गए थे उनके अनुसार ये कुछ भी कर सकती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, अपनी मन मर्जी से जो है विवाह कर सकती थी। यदि वे अपनी जो विवाह से नाखुश हैं तो वो तलाक आदि ले सकती थी, ठीक है ना, व्यवसाय आदि कर सकती थी, किसी भी व्यवसाय का प्रशिक्षण ले सकती थी, ठीक है, कलाकार बन सकती थी, किसी भी जैसे किसी भी क्षेत्र में जो है आगे बढ़ सकती थी, और छोटे मोटे जो है व्यवसाय भी चला सकती थी। इट मीन्स यानी कि बिजनेस वगैरह अगर करना चाहे तो वो भी कर सकती थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जैकोबिन सरकार का क्रांतिकारी सामाजिक सुधार। तो देखिए जो अंत में जो नई जो जैकोबिन सरकार जो चयनित की गई थी, लोगों के द्वारा जो चुनी गई थी, उसने जो समाज में जो क्रांति ला दी थी, यानी कि क्रांतिकारी कौन से सुधार किए थे। सबसे पहला सुधार उसने किया था कि दास प्रथा का उन्मूलन,
जैसे कि सुधार, ये प्रमुख जो सुधारों में से एक सुधार है, यानी कि उन्होंने जो है दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया था, बिल्कुल समाप्ति कर दी थी। दूसरा, महिलाओं के जीवन में सुधार और उनके शिक्षा और व्यवसाय, देखिए उनके जीवन में सुधार लाने के लिए शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया और व्यावसायिक जो कार्य हैं उनमें सुधार किए, यानी कि वे महिलाओं के लिए बहुत सारे क्षेत्र खोले गए कि वो किसी भी क्षेत्र में अगर अपना भविष्य बनाना चाहे तो वो कुछ भी काम जैसे कर सकती हैं, जिससे उनका जो है वो जो है सामाजिक विकास हो सके। इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टरी या डायरेक्टरी। तो देखिए इसमें जो है जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस के नए संविधान में 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान किया गया और प्रत्येक इन दोनों परिषदों में 5-5 सदस्यों वाली एक जो कार्यपालिका है उसको नियुक्त किया गया, जिसे डायरेक्टरी या डायरेक्टरी कहा जाता था। इसके बाद देखिए जो फ्रांस की सरकार थी उसके स्वरूप में 3 प्रेरक आदर्श, यानी कि लोगों के सामने एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया था फ्रांस की सरकार ने। तो देखिए 3 प्रेरक आदर्श क्या थे? एक तो थी स्वतंत्रता, एक थी विधि सम्मत समानता और तीसरा था बंधुत्व। यानी कि ये इनके प्रमुख आदर्श थे जिसे ये जो है जिसके आधार पर ये सरकार बना करके देश पर शासन करना चाहते थे। यानी कि इनका कहना था कि यदि जो है ये सरकार बनती है तो हम देश के अंदर जो है सभी को एक समानता का अधिकार, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार और हमें जो है बंधु बांधव यानी कि हमें भाईचारे की भावना से देश में जो है वो रह करके देश की उन्नति करनी होगी। इसके बाद देखिए कि फ्रांस की सरकार के स्वरूप में ये जो 3 मूल्य थे जो कि प्रेरक आदर्श बने और फ्रांस ही नहीं बल्कि जो बाकी यूरोप थे, यूरोप की जो राजनीतिक आंदोलन थे उनको भी इन्होंने जो है प्रेरित किया। तो देखिए फ्रांस जो फ्रांसीसी क्रांति है ये जो है ये पूरे यूरोप के लिए जो है एक प्रेरक आदर्श बना, जिससे मतलब अन्य देशों के अंदर भी इस तरह की जो है क्रांतियाँ हुई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो जैकोबिन क्लब हैं उनके सदस्यों के द्वारा अपनाए गए परिधानों की शैली। तो देखिए किस तरह के जो परिधान जो है वो उनके द्वारा अपनाए गए थे। देखिए जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने जो है गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया, यानी कि जिस तरह से कामगार लोग जो लंबी लंबी पतलूनें यानी पैंटें पहनते थे वही जो है इन्होंने पहनने का निश्चय किया और ये उनकी पहचान बनी। धारीदार मतलब लाइनों वाली जो पूरी लंबी पतलून होती है वो पहनने का निर्णय किया। ऐसे उन्होंने समाज के फैशन परस्त जो वर्ग थे, ख़ास तौर पर जो घुटनों तक पहनने वाले, जो ब्रीचेस पहनने वाले जो कुलीन थे, उनसे खुद को अलग करने के लिए किया। यानी कि देखिए जो फ्रांस के जो धनी वर्ग के जो लोग थे वो ब्रीचेस पहनते थे, यानी घुटनों तक की जो पैंटें हैं वो उनका पहनावा होता था। तो इन्होंने जो है जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने उनसे जो है अपने आप को अलग करने के लिए इस तरह का पहनावा पहनने का जो है निर्णय किया। इसके बाद देखिए यह ब्रीचेस पहनने वाले जो कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान था, यानी कि ये जो पूरी लंबी धारीदार पतलून पहनना जो है ये एक मतलब जो कुलीन लोगों की सत्ता समाप्ति की ओर संकेत करना था। इसीलिए जो जैकोबिन हैं उनको सौ कुलात के नाम से भी जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनों वाले, ठीक है ना, यानी कि जो बिना मतलब घुटनों तक की पैंट नहीं पहनते थे। और इसे देखिए सौ कुलात पुरुष या लाल रंग की जो टोपी है वो मतलब इनके पहनावे में शामिल थी, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। लेकिन महिलाओं को ऐसी अनुमति नहीं थी। महिलाएं मतलब ये इस तरह की जो वस्त्र हैं वो धारण नहीं कर सकती थी, टोपी वगैरह धारण नहीं कर सकती थी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अंतिम स्वरूप से दास प्रथा का उन्मूलन। देखिए नेशनल असेंबली में जो है लंबी बहस हुई कि व्यक्तियों के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली जो प्रजा है सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाने चाहिए या नहीं। तो देखिए नेशनल असेंबली में जो है इस बात की लंबी चौड़ी बहस हुई कि जो केवल जो ये अधिकार दिए जाते हैं ये अधिकार केवल अपने देश के लोगों को ही दिए जाएं, या जो मतलब ऐसे लोग जो उनके दास हैं और फ्रांस में ही रहते हैं
तो उनको भी दिए जाएं। परंतु जो दास व्यापार है, जो दास व्यापार पर निर्भर जो व्यापारी हैं, इसका विरोध करने लगे, क्योंकि जो है दास जो थे वो व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख थे और जो है व्यापार आदि जो है दासों के बिना हो नहीं सकता था। तो व्यापारियों ने सरकार पर जो है दबाव देने की कोशिश की कि जो ये दास हैं इनको समान अधिकार, राजनीतिक अधिकार ना दिए जाए, ठीक है ना। तो व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई ऐसा कानून पारित नहीं किया गया। अंतिम रूप से जो है जब दास प्रथा का उन्मूलन हुआ वो सन था 1848, मतलब 1848 में अंत में जाकर के जो है दास प्रथा का भी उन्मूलन इस सरकार ने कर दिया था, यानी कि दास प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेंसरशिप की समाप्ति का परिणाम। तो देखिए सेंसरशिप, जो सेंसर बोर्ड है ये आप भी जानते हैं। सेंसर बोर्ड क्या होता है? सेंसर बोर्ड होता है जिस तरह से मान लीजिए, ये आपको इस पैराग्राफ में भी मिलेगा कि जिस तरह से जैसे फिल्म वगैरह ये बनाई जाती हैं कोई, मतलब या मीडिया में कोई ऐसी न्यूज़ है जिससे जो है समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो सेंसरशिप इसको कंट्रोल करती है। तो देखिए ये सेंसरशिप जो थी वो राजा के कंट्रोल में थी। तो देखिए बास्तील के विध्वंस के बाद, जब बास्तील जो जेल थी उसको तोड़ दिया गया था 1789 की गर्मियों में, जो सबसे महत्वपूर्ण कानून जो है अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की भी समाप्ति की जाए, यानी कि ये जो पावर थी ये राजा के हाथ में थी। तो ये देखिए प्राचीन जो राजतंत्र था, प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत जो समस्त जो तमाम लिखित सामग्री थी और जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी जैसे कि किताब है, अखबार है, नाटक है, ये इन सभी को जो है राजा के सेंसर अधिकारियों के द्वारा पास किया जाता था, किए जाने के बाद ही प्रकाशित किया जाता था। यानी कि जिस तरह से मान लीजिए अगर जैसे मीडिया है, मीडिया पर जो है किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल हो जाए, तो उस समय जो था जैसे अखबार है, नाटक है या कोई किताब है, छपने से पहले जो राजा के द्वारा जो सेंसर अधिकारी होते थे उनके द्वारा जो है उसको परमिशन लेनी पड़ती थी, तब जाकर के जो है वो प्रकाशित होते थे या मंचित किए जाते थे। परंतु अब क्या कर दिया गया है, अब इन अधिकारों के जो घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की लोगों को जो है स्वतंत्रता दे दी थी। यानी कि ये सेंसरशिप के जो अधिकार थे ये बिल्कुल राजा के समाप्त कर दिए थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अधिकारों और अखबारों और पर्चों, पुस्तकों, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है छपने लगी, तस्वीरों आदि की बाढ़ आ गई, जहाँ से वह तेज़ी से गांव देहात तक भी पहुँच गई। यानी कि देखिए पहले क्या होती थी, क्योंकि इन चीज़ों पर राजा का कंट्रोल होता था, तो जो है अगर कोई घटना होती थी तो वो काफ़ी दूर दराज के इलाकों तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन जब से सेंसरशिप बोर्ड जो है इनका समाप्त हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा कि अखबारों से, पुस्तकों से, जो मीडिया टाइप, मतलब मीडिया से क्या हो गया, राजा का जो अधिकार हट गया। तो इससे जो है अखबार बहुत ज़्यादा मात्रा में छपने लगे, पुस्तकें, पर्चे वगैरह छपने लगे, जिससे क्या हुआ, ये जो खबरें होती थी ये गाँव देहात तक भी पहुँचने लगी। और इससे क्या हुआ, इससे जो है मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति है उसमें बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी आ गई। इसके बाद देखिए बेटा, जो हमारा ये जो नेपोलियन का व्यक्तित्व है, नेपोलियन का उदय हुआ फ्रांस की क्रांति के बाद, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए नेपोलियन का व्यक्तित्व, देखिए नेपोलियन बोनापार्ट की जो गिनती है विश्व के महानतम सेनापतियों में से की जाती है। आपको पता है जो फ्रांसीसी सेना का सेनापति था नेपोलियन, और जो ये देश के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता थी जिसके कारण इसका अस्तित्व, यानी ये अस्तित्व में आया और ये महानतम सेनापतियों में से एक माना जाता था। देखिए वह बहुत ही परिश्रमी, इरादे का पक्का, तलवार का धनी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और बहुत वीर सैनिक था। तो जब पहली बार उसे इटली में जो है फ्रांस की सेना का कमांडर बनाकर भेजा गया, तो उसने अपनी मधुर वाणी से सैनिकों को एक अद्भुत जोश भर दिया। यानी कि वो एक अच्छा वक्ता भी था, प्रवक्ता था, यानी कि बहुत अच्छी जो है वो भाषण की कला उसके अंदर थी। बुरी दशाओं और संघर्षों में भी सैनिक उसका जो साथ देते थे। और देखिए असंभव शब्द उसके शब्दकोश में था ही नहीं, यानी कि कोई भी काम जो था वो उसके लिए असंभव नहीं था, और ना ही मतलब वो इस शब्द को ज़्यादा महत्व देता था। वह एक महान सेनापति ही नहीं बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था और एक महान शासक के रूप में उभरा था।
तो देखिए आपको ये जो नेपोलियन के बारे में जो भूमिका थी वो मैंने आपको बता दी। तो उसका उदय देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म था वो 1769 ईस्वी में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी जो है अजासियो में हुआ था। वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था, जैसा कि मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा जैसे कुशल सेनापति था, ठीक है ना। उसने जो है पेरिस के फौजी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए पेरिस के फौजी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी और सेना में वह भर्ती हुआ था। और उसके अंदर जो थी असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता थी, जिसके द्वारा उन्नति मतलब उसने अपने जीवन में काफ़ी उन्नति की और सेनापति का पद जो है प्राप्त किया। उसने जो है ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और जो सर्डिनिया के विरुद्ध काफ़ी विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वह डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े समय में ही जो है फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में जो है शांति व्यवस्था स्थापित कर दी। उससे पहले क्या था बच्चों कि जो है फ्रांस के अंदर जो है काफ़ी अस्थिरता का समय था, राजनीतिक अस्थिरता थी, यानी कि कोई भी ऐसी जो है सरकार नहीं बन पाई जो पूरे फ्रांस को जो है कंट्रोल कर सके। और ये जब इसका उदय हुआ तो ये एक महान राजा के रूप में जो है वो अस्तित्व में आया और उसने पूरे फ्रांस में शांति की व्यवस्था जो है कर दी। इसके बाद देखिए नेपोलियन की मृत्यु, ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक है। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने दूसरे यूरोपियन देशों पर भी विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमण कर दिया। देखिए वह फ्रांस की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था और जो है वो आसपास के क्षेत्रों को जीतना चाहता था और इसके लिए उसने आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए जो है काफ़ी युद्ध भी किए। लेकिन 1815 में वाटरलू के युद्ध में जो है उसकी बहुत बुरी हार हुई, उसको हार का मुंह देखना पड़ा। उसे बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया, जहां 1821 में उसकी जो है मृत्यु हो गई और यह फ्रांस के एक परमवीर योद्धा का दुखद अंत था। इस तरह से जो है इसका जो है अंत हो गया नेपोलियन का। तो देखिए बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए जिससे जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।